ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके टोटल 17 चैप्टर्स आते हैं। शानदार दिख रहा है। ठीक है। अब 17 चैप्टर जो हैं ये कहीं ना कहीं यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे अगर मैं आपके फर्स्ट यूनिट की बात करूं, फर्स्ट यूनिट, तो बेटा फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात की जाए तो उसमें हमारे 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर और सेकेंड यूनिट में 2 चैप्टर। इसी प्रकार से यूनिट वाइज जो है आपकी पूरी फिजिक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है। अब पहले हम यहां पढ़ेंगे पहली यूनिट, और पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे यहां पर 4 चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पहली यूनिट का डिस्क्रिप्शन, क्या कहना चाहता है ये हमारा पहला यूनिट। तो सबसे पहले बच्चों यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट जो है हमारा उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या है बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो आपका चैप्टर है वो टोटल है बेटा 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का यूनिट है आपका? ये 7 मार्क्स का यूनिट है। और चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें इस पूरी यूनिट में 4 चैप्टर डिस्कशन करने हैं, 4 चैप्टर्स को पढ़ना है। तो 1 बाय 1 कौन कौन से हैं मैं बताना चाहूंगा। पहला चैप्टर जो आपके आता है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है बच्चों यहां पे गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। ठीक है। तीसरा चैप्टर आता है यहां पर विद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है। और चौथा चैप्टर जो आता है बच्चों वो है हमारे पास विद्युत धारिता। ठीक है। तो 1 बाय 1 हमें यहां पर ये 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है, तब जाकर के आपकी ये पहली यूनिट कंप्लीट होती है। अब यहां पर ऐसा नहीं है सर कि पहला चैप्टर कितने मार्क्स का है, दूसरा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तीसरा कितने का, चौथा कितने का है, कुछ पता नहीं है। हमें केवल ये पता है कि ये चारों चैप्टर मिलकर के कितने मार्क्स के होंगे, 7 मार्क्स के। अब आपके एग्जाम में किसी भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आगे। अगर हम यहां पर स्थिर वैद्युतिकी को लिखना चाहेंगे इंग्लिश में तो इसको कहते हैं बेटा अपन, ये तो रहा आपका स्थिर वैद्युतिकी, ये तो यूनिट फर्स्ट यूनिट का नाम हो गया आपके। ठीक है। और स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रो, और सेकंड है बच्चों यहाँ पर स्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रो यहां पर जो है, इलेक्ट्रो एक वर्ड है, एक शब्द है जो लिया गया है बेटा इलेक्ट्रॉन से। तो यहां लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? चार्ज। और चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आवेश। क्लियर बात? स्थिर वैद्युतिकी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने 2 पार्ट्स कर दिए। फर्स्ट पार्ट
इज इलेक्ट्रो और सेकंड पार्ट इज स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया बेटा इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, आवेश। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एट रेस्ट। क्या होता है, एट रेस्ट। और एट रेस्ट को अपन बोलते हैं विराम अवस्था। क्या बोलते हैं अपन, विराम अवस्था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर वैद्युतिकी में मुझे क्या करना है, आवेश का अध्ययन करना है, लेकिन आवेश क्या होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए या फिर रुकी हुई अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से इसके डेफिनेशन क्या बनाएंगे अपन, जरा देखिएगा यहां पे, स्थिर वैद्युतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा, फिजिक्स को हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, इधर आपके ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, साथ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। तो बेटा क्या है कि भौतिक विज्ञान की यह एक शाखा कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आवेश विराम अवस्था में होना चाहिए। कहां होना चाहिए आपका आवेश, विराम अवस्था में होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आवेश क्या होना चाहिए, विराम अवस्था में, यानी कि रुकी हुई अवस्था में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ये रुकी हुई अवस्था में, गति नहीं करेगा आवेश। आवेश क्या होगा, एक जगह पे रुका हुआ रहेगा। जैसे मान लो अगर ये आवेश है तो ये एक जगह पे रखा हुआ है, बस ऐसे गति नहीं करेगा ये। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या पढ़ना है, आवेश की परिभाषा, आवेश के प्रकार, आवेश का मात्रक, आवेश के गुणधर्म क्या क्या है, टोटल चीजें जो आपको पढ़नी है वो पूरी की पूरी आवेश के बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। तो डालेगा आप लोग हेडिंग, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम आवेश के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चार्ज कहते हैं। अगर मुझे यहां पर आवेश की परिभाषा सिंपली बतानी है तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको चार्ज को समझाना चाहूंगा। चार्ज क्या होता है समझते हैं बच्चों। यहां पे एक कहानी बताता हूं मैं आपको।
स्पाइडरमैन का नाम सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये है आपका स्पाइडरमैन। क्या है बच्चों हमारा ये स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन क्या करता है, स्पाइडरमैन इधर है हमारा सुपरमैन। ये कौन है बच्चों, सुपरमैन। स्पाइडरमैन क्या चाहता है, सुपरमैन को फंसाना चाहता है। क्या करना चाहता है वो, स्पाइडरमैन सुपरमैन को फंसाना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा स्पाइडरमैन के पास तो पावर है, जाल फेंकेगा। स्पाइडरमैन ने अपने हाथ से एक जाल सुपरमैन के ऊपर फेंका और उसको फंसा लिया, अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं कहीं ना कहीं चार्ज को समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। तो जरा देखिएगा यहां पे, अब मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लास्टिक का स्केल है। क्या है बच्चों, ये प्लास्टिक का स्केल, और ये यहां पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हुए। जरा देखो क्या हो रहा है यहां पे। प्लास्टिक का स्केल तो कागज के टुकड़ों को देख रहा है, और कागज के टुकड़े जो है प्लास्टिक के स्केल को देख रहे हैं। इसके अलावा सब कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे भी कहीं ना कहीं इतना ही चाहिए यहाँ पे कि प्लास्टिक का स्केल जो है वो कागज के टुकड़ों को देखना चाहिए, और कागज के टुकड़े क्या कर रहे हैं बेटा, प्लास्टिक के स्केल को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, ये जो प्लास्टिक का स्केल था, प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़ दिया इस प्रकार से। तो आप देखिएगा ये एक लड़का है जो जस्ट अभी नहा धो करके आया है। इसके बाल क्या है, सूखे। कैसे बाल इसके, सूखे बाल। ठीक है, सूखे बालों को अपन क्या करेंगे, स्केल को बेटा इस प्रकार से रगड़ेंगे। रगड़ने पर हमने प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों पर क्या कर दिया, इस प्रकार से रगड़ दिया। रगड़ने के बाद वापस से जब प्लास्टिक के स्केल को मैं यहां रखूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि प्लास्टिक के स्केल क्या कर रहा है, इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार से क्या कर रहा है, इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आकर्षण, कागज के टुकड़ों का आकर्षण। ठीक है सर, ऐसा क्या हुआ कि पहले प्लास्टिक का स्केल और कागज के टुकड़ों में कुछ भी नहीं हो रहा था। आपने जैसे रगड़ा, रगड़ने के बाद प्लास्टिक के स्केल ने कागज के टुकड़ों को क्या कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, तो मैंने कहा सर कुछ ना कुछ तो हुआ है रगड़ने पर। रगड़ने पर क्या हुआ बच्चों, इस प्लास्टिक के स्केल में एक प्रॉपर्टी आ गई, एक गुणधर्म उत्पन्न हो गया, और उस गुणधर्म को हमने क्या बोला, आवेश। क्या बोला अपन उसको, आवेश। यानी कि रगड़ने पर इस प्लास्टिक के स्केल में क्या आ गया बच्चों, आवेश आ गया। ठीक है, और इस आवेश आ जाने के बाद आवेश ने क्या किया, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। क्या किया बच्चों, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र क्या किया इन्होंने, उत्पन्न किया। जैसे देखो यहां पर स्पाइडरमैन ने क्या किया था, जाल फेंका था,
ठीक है, ये जाल आपको दिखाई देगा, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, अदृश्य क्षेत्र। तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपको केवल ये दिखाई देगा कि कागज के टुकड़े धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, प्लास्टिक के स्केल की तरफ मूवमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, प्लास्टिक के स्केल में चार्ज की प्रॉपर्टी उत्पन्न करवा दी। कैसे करवाई, रगड़ के। समझ में ये बात? तो फिर समझो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। पहले प्लास्टिक का स्केल जो है और कागज के टुकड़े जो है, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे ही आपने प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों पर रगड़ा, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ बच्चों, स्केल में एक प्रॉपर्टी आ गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, आवेश। और इस प्रॉपर्टी आने के बाद इस स्केल ने क्या किया, इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ठीक है। यानी मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि प्लास्टिक के स्केल ने क्या किया, कागज के टुकड़ों पर एक अदृश्य जाल फेंका। जैसे स्पाइडरमैन ने जाल फेंका था, वैसे ही इस स्केल ने भी क्या किया, जाल फेंका। लेकिन बच्चों आपको जाल दिखेगा नहीं, क्योंकि जाल यहाँ पर क्या है, अदृश्य रूप में है। तो उस जाल को अपने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र। आगे बात समझ में। इसका मतलब यहां से चार्ज की परिभाषा निकल कर आती है कि आवेश किसी वस्तु का क्या है, एक गुणधर्म है। प्लास्टिक का स्केल क्या है, कोई ना कोई वस्तु, या फिर मैं बोलूं कोई ना कोई पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो आवेश जो है वो प्लास्टिक के स्केल यानी कि किसी न किसी वस्तु का क्या है, गुणधर्म है। तो जरा यहां पर लिखते हैं पहले अपन, आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसके कारण मतलब आवेश के कारण, जिसके कारण कौन, पदार्थ या फिर वस्तु, जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है। जो जैसा उत्पन्न करता है वो वैसा अनुभव भी करता है, या वो वैसा महसूस भी करता है। तो यहां पर वस्तु ने क्या किया, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र को ये वस्तु क्या करेगी, महसूस भी करेगी, क्योंकि अगर मैं जैसा उत्पन्न करूंगा वैसा ही मुझे रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है तथा उसे महसूस भी करती है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके आवेश की परिभाषा। आई होप कि आप लोगों को इस कहानी से थोड़ी सूटेबल रही होगी समझने में, ठीक है, थोड़ी आसानी आपको लगी होगी। तो जरा फिर देखते हैं इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया। सबसे पहले स्पाइडरमैन लिया, स्पाइडरमैन ने क्या किया, सुपरमैन को फंसाने के लिए जाल फेंका। ऐसे जाल फेंकता है वो, जाल फेंकने के बाद क्या हो गया, सुपरमैन स्पाइडरमैन की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला गया। आज अगर इस मार्कर के ऊपर मैं कोई जाल फेंकता हूं, ये एक फोर्स लगाता हूं, समझो आप, तो फोर्स लगाता हूं, तो ये मार्कर क्या हो रहा है, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आएगा नहीं आएगा इधर। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने एक प्लास्टिक का स्केल लिया और कागज के टुकड़े लिए, दोनों में देखा कोई रिएक्शंस नहीं हो रही। फिर मैंने प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों पर रगड़ा, रगड़ने के बाद स्केल में क्या गया, एक चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई, आवेश का गुणधर्म आ गया। और इसी गुणधर्म की वजह से इस प्लास्टिक के स्केल ने क्या किया, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से ये कागज के टुकड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है। तो ये सब किसके कारण हुआ बच्चों, आवेश की वजह से, ठीक है। एक और बात सुनो आप, मैंने बोला यहां पर कि आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुणधर्म है, यानी कि सर कोई भी पदार्थ अगर होगा, कोई भी वस्तु अगर होगी, तो उसमें ऑलरेडी अंदर क्या होगा, आवेश होगा। कहीं बाहर से ला करके नहीं डाला मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं कहीं मार्केट गया हूं, मैंने कहा भाई आधे किलो आवेश दे देना, और मैंने बोला वस्तु के अंदर डाल दिया मैंने, ऐसा कुछ किया क्या, नहीं सर। आवेश ऑलरेडी कहां रखा हुआ है, प्लास्टिक के स्केल में था, मैंने तो केवल क्या किया, उसको रगड़ा, सूखे बालों को और प्लास्टिक के स्केल को मैंने क्या किया, केवल रगड़ा, और रगड़ने के बाद मैंने क्या देखा, इसमें प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपके आवेश की परिभाषा।
इस वीडियो को पॉज करके आप यहां तक का नोट करिए। हो गया? रफ करें अपन, चलिए। नेक्स्ट, आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। क्लास 10th में आप लोग इजीली पढ़कर आए होंगे शायद कि आवेश दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला होता है यहाँ पर धनात्मक आवेश और दूसरा क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक आवेश। तो पहला लिखेंगे अपन धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार के आवेश हमारी इस नेचर में हमें मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा तीसरा कोई चार्ज नहीं है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के कई सारे मात्रक होते हैं, वन बाय वन सब देखेंगे अपन अभी। चलो, मात्रक। सबसे पहला मात्रक जो होता है बेटा आवेश का, वो होता है एसआई यूनिट में। किसमें होता है बेटा वो, एसआई यूनिट बोलो या फिर एसआई सिस्टम में कितना होता है, कूलाम। कूलाम यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कूलाम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, और COULOMB, कूलाम, और शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे बेटा अपन इसको क्या, सीबी। क्या बोलेंगे अपन, सीबी। नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में आवेश के दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है बेटा यहां पर ESU, ESU, इसको बोलते हैं अपन, E से बना इलेक्ट्रो, S से बना स्टैटिक, और U से बना आपका यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बेटा, विद्युत, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर, और यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई, यानी कि स्थिर वैद्युत इकाई। तो ये बनेगा मेरा स्थिर वैद्युत इकाई। कोई दिक्कत? दूसरा यूनिट जो आता है मेरे पास सीजीएस में ही, कितना आता है बेटा, EMU, और EMU को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, हिंदी में क्या बनेगा, विद्युत चुंबकीय इकाई। अरे भाई, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, विद्युत ना, तो विद्युत, और मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, चुंबक, और यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई, तो विद्युत चुंबकीय इकाई। विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है बच्चों, इसी ESU का एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रेट कूलाम। क्या बोलते हो आप इसे, स्ट्रेट कूलाम। इसका दूसरा नाम भी ESU बोलो या फिर स्ट्रेट कूलाम बोलो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं अपन इसको
स्टेट कूलाम, यानी कि एसटी मतलब स्टेट और सी मतलब क्या होता है यहाँ पर कूलाम। ऐसे ही ईएमयू का भी एक और नाम होता है बच्चों, एब कूलाम। एब यानी एबी और कूलाम, एब कूलाम। तो दो नाम हो गए, स्टेट कूलाम और एब कूलाम, या फिर आप बोलो ईएसयू या बोलो फिर आप ईएमयू। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशन कूलाम में और ईएसयू और ईएमयू में। तो जरा देखते हैं। चलो पहले इनके जो मात्रक है पूरे अपन कर लेंगे। एक्चुअली जगह नहीं है तो आप यहां तक का जो है थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रायोगिक मात्रक। कौन सा मात्रक बेटा? प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक जो होता है वो होता है यहां पर फेराडे। ठीक है, फेराडे भी एक साइंटिस्ट का नाम है, यहां पर वैज्ञानिक का नाम है। उसके अलावा अन्य मात्रक, अन्य मात्रकों में क्या आएंगे यहां पर? एम्पियर, एम्पियर हावर, एम्पियर सेकंड। ठीक है, और मिली कूलाम। कंफ्यूज नहीं होना है, मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम। नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम। नेक्स्ट पीको कूलाम एक्सेट्रा। समझ में आएंगी ये बात आपको? अरे भाई ये है मिली कूलाम, ये माइक्रो कूलाम, ये नैनो कूलाम और ये पीको कूलाम। मिली मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। मैं लिख भी दूं यहाँ पे 10⁻⁻3। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। नैनो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9। और पीको मतलब क्या होता है? 10⁻12। इस प्रकार से बच्चों ये आपके सभी मात्रक मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। आई होप समझ में आया हूं आप सब लोगों को। सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पर एसआई सिस्टम में क्या होता है? कूलाम। ठीक है, सीजीएस पद्धति में दो प्रकार के मात्रक मिलेंगे, ईएसयू और ईएमयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? स्टेट कूलाम और एब कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोगिक मात्रक प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है इसकी? फेराडे। और अन्य मात्रक क्या होते हैं? एम्पियर आवर, एम्पियर इंटू सेकेंड, बाकी फिर मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। अब अगर आपसे कोई पूछता है नोट, आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक, तो हम बोलेंगे कूलाम। पहला पॉइंट, आवेश का बड़ा मात्रक हमने कहा कूलाम। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमने बोला फेराडे। क्या बोला बच्चों हमने? फेराडे। आवेश का बड़ा मात्रक कूलाम, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। थर्ड पॉइंट, आवेश का छोटा मात्रक, तो आवेश का छोटा मात्रक होता है बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा आपने। ये भी एक वैज्ञानिक है, उसी के नाम पर सबसे
छोटा मात्रक दिया गया है। क्लियर बात। तो ये तीनों ही पॉइंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। बड़ा मात्रक कूलॉम, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। अब देखेंगे इनमें रिलेशंस, किसमें क्या क्या रिलेशन होता है। तो पहले आप यहां तक का नोट करिए। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, मात्रकों के बीच का संबंध क्या क्या है देखते हैं अपन। पहला पॉइंट, 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ऑफ ESU। पहला रिलेशन डायरेक्टली आपको याद रखना है, दिमाग नहीं लगाना है, आया कहां से, ठीक है। दूसरा, 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU, डायरेक्टली याद रखना है आपको, ठीक है। तीसरा, 1 फैराडे इज इक्वल टू अप्रोक्स 96,500 कूलॉम। दरअसल 96,500 एग्जैक्ट नहीं होता है बेटा, 96,485 समथिंग होता ही है, तो उसको अपन अप्रोक्स क्या बोलते हैं, 96,500 कूलॉम बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, पर अगर कहते हैं कि 96,485 कूलॉम होता है ये, जिसको अपन अप्रोक्स क्या लिखते हैं, 96,500 कूलॉम लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखो, कूलॉम बड़ा की फैराडे बता, कौन बड़ा, कूलॉम की फैराडे। अरे भाई एक फैराडे बराबर कितना कूलॉम हो रहा है, 96,500 कूलॉम, तो सबसे बड़ा हुआ कि नहीं भाई, इसलिए मैंने क्या लिखा है, सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, फैराडे। क्लियर बात सभी को यहाँ पे। वन कूलॉम इज इक्वल टू ये है बच्चों आपके रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स, मात्रकों के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार यहाँ स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको मॉर्निंग में यही मिलेंगे, राइट। थोड़ी सी बात इसमें और बची हुई है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा इधर, चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। बताइएगा मुझे, जब हम मिलेंगे तब बताना मुझे क्वेश्चन। 1 स्ट्रेट कूलॉम डिवाइड बाई 1 एब कूलॉम, इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, आपको रेशियो निकालना है। फिर सुनो मेरा क्वेश्चन, 1 स्ट्रेट कूलॉम डिवाइड बाई 1 एब कूलॉम, इन दोनों का क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना आप, ठीक है, और फिर मुझे बताना कितना रेशियो आता है आपका, राइट। ये आपका घर के लिए होमवर्क है, एस डब्ल्यू, राइट। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।